जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम मार्केट एंड इकोनॉमिक आउटलुक के एक और सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मोहम्मद अहमद हैं, हेड ऑफ रिसर्च, और शौर तुराबी, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट। आज के डिस्कशन में हम रिसेंटली जो मार्केट में चेंजेस और इंटरिम गवर्नमेंट आई है, तो कुछ इस पे बात करेंगे। ओवर टू यू अहमद। जी थैंक यू। सबसे पहले हम अगर बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड पे परफॉर्मेंस की बात करें तो इट हैज बीन अ साइट टू बिहोल्ड सिंस द पास्ट मेनी सेशंस। फॉर कॉन्टेक्स्ट 23 जून को जो इंडेक्स थी वो 40 के मार्क के करीब खड़े हुई थी, तकरीबन 40,000 के करीब। लेकिन जब हाउएवर सिंस द न्यू आईएमएफ प्रोग्राम हैज बीन मटेरियलाइज्ड तो हमने एक अपटिक देखा है, व्हिच हैज सीन द इंडेक्स रैली अप बाय अ गुड 8,000 पॉइंट्स। पास्ट फ्यू सेशंस में कुछ करेक्शन आई है, लेकिन नंदलेस अगर हम बिलखुसूस जुलाई की बात करें तो उसमें केसी 100 इंडेक्स हैज विटनेस्ड एन अपवर्ड मोमेंटम ऑफ और उसने क्लोज किया है एट 15.9% हायर देन द मंथ प्रायर। फॉरवर्ड पी रेशियो की बात करें तो वो एट अ मॉडेस्ट 4 टाइम्स है अभी भी, जो कि सजेस्ट करता है कि फर्दर पोटेंशियल है फॉर द रैली टू कंटिन्यू। और just 2 cents on the new IMF program. If you compare the contours of this program with the previous one, तो हम देख सकते हैं कि प्रोग्राम इस दफा ज्यादा सस्टेनेबल लग रहा है टू अटेन, और देयरफॉर ज्यादा फीजिबल लग रहा है। और इसके जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड सेफ गार्डिंग रीसेंट मैक्रो इकोनॉमिक एडवांसमेंट्स, upholding the market oriented exchange rate, और implementing a prudent monetary strategy. आने वाले वक्त की बात करें तो अपकमिंग जो पॉलिटिकल ट्रांजिशन है, जो कि अब हो चुकी है, जिसके बाद पीएमएलएन की जो गवर्नमेंट थी उसने खैरबाद कह दिया। पीएमएलएन की जो लेड गवर्नमेंट सेटअप था उसने खैरबाद कह दिया, और केयर टेकर सेटअप ने अब चीज़ों को ओवरसी करना स्टार्ट कर दिया है। हमें लगता है कि यहाँ से जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ये इंश्योर करेगा ये जो केयर टेकर सेटअप है। और क्योंकि आईएमएफ प्रोग्राम ऑलरेडी हो चुका है तो ये थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस प्रोवाइड कर देगा केयर टेकर सेटअप को टिल इलेक्शंस आर हेल्ड। और अगर हम स्लाइड 2 पे आ जाएं तो कॉन्ट्री टू मार्केट एक्सपेक्टेशंस फॉर एडिशनल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने फैसला किया कि पॉलिसी रेट को मेंटेन किया जाए 22%। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो प्रोजेक्शन है ऑन एवरेज इन्फ्लेशन वो सजेस्ट करती है कि स्टेट बैंक देख रहा है कि 20 से 22% के दरमियान इन्फ्लेशन रहने का इम्कान है फॉर FY24, जबकि रियल जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कि 2 से 3% पे रहे। इसके अलावा करंट अकाउंट डेफिसिट स्टेट बैंक प्रोजेक्ट कर रहा है अराउंड 0.5 to 1.5% ऑफ जीडीपी। और इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये थी कि इस पे एम्फेसाइज किया गया है इस मीटिंग में कि जो सिग्निफिकेंस है ऑफ अचीविंग द टारगेटेड फिस्कल कंसोलिडेशन इन FY24 वो इंश्योर की जाए फॉर ब्रॉडर इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बाकी हम करंट अकाउंट की बात करें तो 4 कंसेक्यूटिव सरप्लसेस के बाद डेफिसिट रिकॉर्ड किया गया जुलाई में, जो कि रीसेंट नंबर आया है। और काफी हेफ्टी ये डेफिसिट है ऑफ अराउंड $809 मिलियन। अगर हम इंडिविजुअली आइटम्स की बात करें तो एक्सपोर्ट्स फ्लैटिश नहीं, जबकि इंपोर्ट्स में एक बड़ा इजाफा देखने में आया है, जिसके बाद ये डेफिसिट रिकॉर्ड किया गया है। और अगेन हम पिछले सेशंस में भी ये बताते रहे हैं कि जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं ये सस्टेनेबल नहीं है, इनको बहुत वक्त तक मेंटेन रखना इन लेवल्स पे, क्योंकि हमने पिछले कुछ महीने से देख रहे थे कि हम 4 बिलियन के अराउंड गुड्स इंपोर्ट जो है वो लिमिट किया हुआ था। और जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स उठे हैं तो हमने देखा है कि एक बहुत बड़ा इजाफा रिकॉर्ड हुआ है करंट अकाउंट में। क्यूमुलेटिवली देखें FY23 में तो हमने पिछली दफा भी तस्करा किया था कि 2.6 बिलियन का टोटल रिकॉर्ड किया गया था फॉर द होल ईयर। तो मतलब अगर हम सिर्फ वो पूरे साल के नंबर को इसके साथ कंपेयर करें तो ये तकरीबन 1/3 है ऑफ द होल ईयर्स करंट अकाउंट डेफिसिट फॉर FY23, जो कि इस महीने रिकॉर्ड किया गया है। बाकी इन्फ्लेशन की बात करें तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आफ्टर सितंबर ये हाई बेस इफेक्ट की वजह से
नंबर्स जो हैं वो डिक्लाइनिंग ट्रेजेक्टरी पे रिकॉर्ड किए जाएंगे। बाकी जो रिसेंट नंबर आया है उसकी कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो उसमें स्लाइड से डिक्लाइन है। अगर ईयर ओवर ईयर बेसिस पे हम देखें तो पिछले महीने जो है 21.2% था, इस महीने 20.8% पे रिकॉर्ड किया गया है। और फूड इंडेक्स में बिलखुसूस फ्रेश वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, शुगर, फ्लावर और फ्रेश मिल्क में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फ्रेश मिल्क एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है फूड बास्केट का, और उसमें जब भी इंक्रीज आता है तो उसके बाद इन्फ्लेशन की जो मंथ और मंथ रीडिंग है उसमें एक बड़ा इंक्रीज एक्सपेक्टेड रहता है, जो कि इस महीने हमें दिखा है। और जो इन्फ्लेशन थी वो अबव मार्केट, जो मार्केट 27% के अराउंड एक्सपेक्ट कर रही थी, जबकि नंबर जो है वो 28.3% आया है, जो कि सिग्निफिकेंटली हायर है देन मार्केट एक्सपेक्टेशंस। बाकी सितंबर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 29 से 30% मार्क दोबारा से हिट कर सकता है जो इन्फ्लेशन लेवल है, लेकिन उसके बाद एक डिक्लाइनिंग नंबर बहुत हद तक एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट 7.7% ऑफ जीडीपी पे रिकॉर्ड किया गया कंसोलिडेटेड बेसिस पे, जिसमें अगर एब्सोल्यूट बेसिस पे मैं बात करूं तो 6.5 ट्रिलियन रुपीस पे रिकॉर्ड किया गया है। डेट सर्विसिंग जो है वो 5.8 ट्रिलियन पे है। और हम पिछले कई सेशन से ये बताते रहे हैं कि जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी डेट सर्विसिंग, वो जो बजटेड थी वो अराउंड 4 ट्रिलियन थी, वो बहुत ही ग्रोसली हम कहेंगे कि अंडरस्टेटेड नंबर लग रहा था, क्योंकि पॉलिसी रेट काफी अपवर्ड एडजस्ट हुआ है बाद में। और पूरी दुनिया में भी अगर हम देखें, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक डोमेस्टिक डेट सर्विसिंग, एक फॉरेन डेट सर्विसिंग है। तो फॉरेन साइड पे भी काफी क्योंकि पूरी दुनिया में मॉनेटरी टाइटनिंग का सिलसिला जारी था, तो इसके बाद रेट्स जो हैं वो हर जगह अपवर्ड एडजस्ट हुए हैं, जिसके बाद हमारा भी जो नंबर है वो काफी एलिवेटेड 5.5 ट्रिलियन से अबव बन रहा था, जो कि हम बताते रहे। और वही हुआ है कि 5.8 ट्रिलियन पे टोटल नंबर रिकॉर्ड किया गया फॉर FY 23। और बाकी अगर हम बात करें तो जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है वो तकरीबन 7.2 ट्रिलियन पे रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गवर्नमेंट ने 7.4 ट्रिलियन का टारगेट सेट किया था, मोर क्लोज टू 7.5 ट्रिलियन। और इसमें गवर्नमेंट तकरीबन 200-300 बिलियन से नाकाम रही है अगेंस्ट टारगेट ये कलेक्ट करने में। बाकी शुरू के 9 महीने में एक कंसोलिडेटेड बेसिस पे प्राइमरी सरप्लस था, जो कि अब डेफिसिट में, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में जनरली काफी प्रेशर होता है ऑन पेमेंट्स और एक्सपेंडिचर्स, तो वो एक्सपेक्टेड था कि वो डेफिसिट टर्न हो जाएगा, और यही हुआ है। तो 690 बिलियन का एक खतीर डेफिसिट रिकॉर्ड किया गया है प्राइमरी लेवल पे, जो कि तकरीबन 0.8% ऑफ जीडीपी है। बाकी मार्केट मल्टीपल्स के लिए ओवर टू शो। जी, तो हमने देखा कि जिस तरह से पोस्ट IMF SB एग्रीमेंट हमारी मार्केट ने एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी के ऊपर हमारी मार्केट चली इन द मंथ ऑफ जुलाई। हमने ये भी देखा कि वैल्यूएशंस भी, अब जो हमने एक डिक्लाइन देखा था पिछले कुछ मंथ्स में, वहां से बहुत ज्यादा तो नहीं बट कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। हम ये देख रहे हैं कि अभी भी उसके बाद भी जो हमारा मार्केट कैप टू जीडीपी है वो अभी 7% पर है, जो कि अपनी एवरेज जो 22% की एवरेज है उससे बहुत कम है। सिमिलरली प्राइस टू बुक मार्केट का 0.75 पर है अभी, अगेन अपनी 1.7 की एवरेज से ये भी सिग्निफिकेंटली नीचे है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो अगर हम देखें तो वो 3.27 है, जबकि इसका जो एवरेज था वो 8 टाइम्स का है सिंस 2006। और डिविडेंड यील्ड जब मार्केट की पिछले कुछ 2008 से लेकर 23 तक की एवरेज जो है वो 9 से 6.3% की डिविडेंड यील्ड थी, लेकिन अभी जो मार्केट ऑफर कर रही है वो ऑलमोस्ट 9% की डिविडेंड यील्ड ऑफर कर रही है। तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन अराउंड फ्रंट। इसके बाद अगर हम देखें तो रिलेटिव टू इंटरनेशनल मार्केट्स, MSCI इमर्जिंग और फ्रंटियर मार्केट से जो हमारा डिस्काउंट रहा है ऑन एवरेज वो तकरीबन 39% रहा है, इमर्जिंग मार्केट से एंड फ्रंटियर मार्केट से तकरीबन 30% रहा है। जबकि अभी जो हमारा डिस्काउंट चल रहा है करंटली
वो 75% चल रहा है रिलेटिव टू एमर्जिंग मार्केट्स, और 65% हम डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं रिलेटिव टू फ्रंटियर मार्केट्स. So international perspective में भी for international investors पाकिस्तान के markets are way cheaper than they used to. एंड फाइनली फिर हम अपने फंड्स जो हम मैनेज कर रहे हैं उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं. KC100 इंडेक्स जो है वो अभी करंटली क्योंकि ये नंबर्स अपडेटेड हैं तो 3.4 के मल्टीपल पर है. और रिलेटिवली अगर हम अपने फंड्स को देखें तो USF जो हमारा फ्लैगशिप कन्वेंशनल फंड है इक्विटी, तो 2.8 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है. URSF जो हमारा रिटायरमेंट फंड है वो भी 2.7 की मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है. जाहिर है कि लोअर मल्टीपल इज बेटर. UFSF 2.6 की मल्टीपल पर है. ASSF जो हमारा इस्लामिक फंड है वो 3.5 की मल्टीपल पर है, क्लोज टू KC100 इंडेक्स. एंड देन इस्लामिक रिटायरमेंट फंड इज आल्सो इन द सेम रेंज. जो हमारा एनर्जी फंड है अलमीन इस्लामिक एनर्जी फंड, it's trading at around 1.9 times. So URSF and AIRSF both are our equity sub funds. इसके अलावा जो हमारे डेट एंड मनी मार्केट सब फंड्स हैं they are managed by our fixed income team. डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करें तो KC100 इंडेक्स जो है वो जैसा हमने पहले भी जिक्र किया इस वक्त 8.7% की डिविडेंड यील्ड ऑफर कर रहा है. जो हमारे फंड्स हैं उसमें अभी मैसिव 14% की है. अलम इस्लामिक एनर्जी फंड अगेन जो हमारे सेक्टर स्पेसिफिक फंड है 9.4% की डिविडेंड यील्ड ऑफर कर रहा है. इसके अलावा अगर हम बाकी फंड्स की तरफ देखें तो मोर लेस इन लाइन विद द इंडेक्स अपनी डिविडेंड यील्ड्स ऑफर कर रहे हैं. दिस इज इट फ्रॉम आवर साइड. तनवीर साहब. जी अच्छा, थोड़ा सा अगर इफ यू कैन गो बैक टू, अगर स्टार्ट में एक स्लाइड थी, थोड़ा सा इफ यू कैन गो बैक, दिस वन, ये जहाँ प्राइमरी बैलेंस आप दिखा रहे थे, इसके लिए प्राइमरी डेफिसिट. जी अच्छा, ये इसमें आपको क्या लगता है, ये जो IMF के साथ इनका एग्री हुआ था वो तो एक लोअर नंबर था, तो आपको क्या लगता है कि जून में क्या प्रोविंसेस ने मेरे ख्याल सरप्लसेस कम दिए हैं फेडरल गवर्नमेंट को, या और इसकी कोई रीजन है? तरुण साहब आप रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन? मेरे ख्याल कि we are undergoing some technical difficulties जिसकी वजह से we couldn't hear your question. ओके ओके, व्हाट आई एम आस्किंग के द प्राइमरी बैलेंस, जो प्राइमरी डेफिसिट आया है, so जी जी जी. it is I think way beyond what the IMF target number was, and is the lower provincial surplus one of the main reasons for this? जी तो बेसिकली टू स्टार्ट ऑफ विद इनिशियली जब IMF के प्रोग्राम्स होते थे, क्योंकि मतलब हम 20 और टाइम्स जा चुके हैं IMF के पास, तो इनिशियली उनका भी फोकस जो है वो फिजिकल साइड ऑफ थिंग्स पे रहता था. लेकिन इवेंचुअली हुआ ये है कि क्योंकि डेट सर्विसिंग हैज इमर्ज्ड एज द प्राइमरी एक्सपेंडिचर दैट witnesses a significant increase every year, so they've started to look at fiscal expenditure or fiscal deficit for that matter in a way कि जहाँ डेट सर्विसिंग को वो हटा के टोटल देख रहे होते हैं. तो अब डेट सर्विसिंग को आप हटा दें ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट से तो प्राइमरी बैलेंस का नंबर बन जाता है. तो दे थिंक के मतलब क्योंकि डेट सर्विसिंग इज समथिंग दैट इवन द गवर्नमेंट प्रॉब्ली हैज वेरी लेस कंट्रोल ऑफ नाउ, क्योंकि जो उनकी डेट की रिक्वायरमेंट है, और अगेन क्योंकि जब डेट की रिक्वायरमेंट है तो उसी के एवज डेट सर्विसिंग की पेमेंट्स होती हैं. तो उसके अलावा वो देख रहे होते हैं कि उसके अलावा गवर्नमेंट के पास एक्सपेंडिचर्स में जगह कितनी बचती है. तो आप सही कह रहे हैं कि जो IMF का टारगेट है वो हमेशा सरप्लस का होता है, लेकिन क्योंकि लास्ट क्वार्टर था और इलेक्शन ईयर पहले समझा जा रहा था कि इसी साल हो जाएंगे इलेक्शंस, तो उसमें गवर्नमेंट की साइड से थोड़ा सा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स भी हायर साइड पे आते हैं, ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ के आते हैं, बहुत सारी पेमेंट्स जानी होती हैं आखिरी क्वार्टर में.
तो उसकी वजह से जो सरप्लस है वो नेगेटिव हो गया है। और क्योंकि ये तो हम लोग फेडरल लेवल पे ही देख रहे होते हैं, तो उसमें प्रोविंसेस का तो इसमें ज्यादा अमल दखल नहीं होता, इसमें फेडरल के अपने रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर्स का ज्यादा फैक्टर होता है ओवर द प्राइमरी बैलेंस। ओके, अच्छा, अब वापस अगर उस स्लाइड पे जाएं जहां आपने जुलाई का ट्रेड बैलेंस दिखाया था, इससे मेरे ख्याल जी प्रीवियस स्लाइड थी ये वाली। अच्छा, इसमें अगर आप हम इंपोर्ट का नंबर देखें तो इंपोर्ट का नंबर तो कोई बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं हुआ, तो इसमें क्या रीजन है? ये कौन सी वाली पेमेंट्स है जिनकी वजह से ये डेफिसिट का नंबर इतना बड़ा आया? क्योंकि मेरे ख्याल एक्सपोर्ट तो मोरलेस स्टेगनेंट है। अच्छा, नहीं तो मैं आपको ये बता देता हूँ, तो ये बेसिकली जो नंबर हम लोग रिपोर्ट कर रहे होते हैं ये स्टेट बैंक का नंबर है। और इसमें आपको नजर आ रहा है कि इंपोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है। लेकिन अगर आप पीबीएस के नंबर देखेंगे तो पीबीएस के नंबर में बहुत उसमें खातिर खा इंक्रीज, सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, ये गुड्स इंपोर्ट जो यहाँ पे दिखाया है वो पीबीएस का नंबर है। और क्योंकि जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो हम स्टेट बैंक रिपोर्ट कर रहा होता है, तो उसमें स्टेट बैंक का नंबर देखा जा रहा होता है, जिसमें हमें तकरीबन 33% मंथ ओवर मंथ इंक्रीज नजर आया इन इंपोर्ट्स। Okay. तो उसमें ये जो स्टेट बैंक ने एक एलसीज का कुछ रोका हुआ था मेरे ख्याल है, एक तो वो जी जी, मेन मैं फैक्टर। बल्कि इसमें मैं क्लियर कर देता हूँ। तो बेसिकली होता ये है कि पीबीएस ज्यादा ट्रैक कर रहा होता है गुड्स जो जा रहे होते हैं, गुड्स मतलब जा भी रहे होते हैं क्योंकि एक्सपोर्ट का भी डेटा रिलीज करते हैं, तो इनका मेन फोकस गुड्स पे रहता है, जबकि स्टेट बैंक जो है वो कैश फ्लो देख रहा होता है, कि मतलब कैश इन कितना हो रहा है, कैश आउट कहाँ हो रहा है, तो वो वहां से ट्रैक करते हैं। तो इनमें हमेशा जो है वो एक डिस्क्रिपेंसी रहती है। तो अगर मैं वैसे बताऊं तो गुड्स इंपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ जून तकरीबन 3.2 बिलियन थे गुड्स इंपोर्ट स्टेट बैंक के, और दोज हैव इंक्रीज टू अराउंड 4.2 बिलियन, जो कि तकरीबन 1 से 1.1 बिलियन डॉलर्स का इंक्रीज है। और क्योंकि करंट अकाउंट बैलेंस के लिए इट्स मोर पर्टिनेंट टू सी द नंबर दैट इज रिपोर्टेड बाय स्टेट बैंक, क्योंकि उसी से बनता है ये करंट अकाउंट बैलेंस, तो उसमें खैर एक तकरीबन 33% का इंक्रीज रिकॉर्ड किया गया। अच्छा, अभी सर्कुलर डेट पे कुछ मेरे ख्याल है मार्केट में कुछ ट्रिगर भी आया था और फिर कुछ ओजीडीसी ने क्लेरिफिकेशन दी, तो उसके बाद एक स्लाइड भी हमने देखा है। तो थोड़ा सर्कुलर डेट पे अगर कुछ कमेंट कर दें कि गवर्नमेंट जो जाने वाली थी वो क्या मेजर्स लेके गई, और क्या ये वाकई रिजॉल्व होने जा रहा है या अभी भी ये आईएमएफ की अप्रूवल से कंडीशनल है? सर्कुलर डेट का एक्चुअली इसी तरीके से है कि अभी तक तो खैर इस पे कोई बहुत कॉन्क्रीट कुछ हम लोगों ने नहीं देखा है। लेकिन जो मार्केट में न्यूज़ है वो यही है कि गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि इसको क्लियर किया जाए। और जिसके बाद हम हमें भी लगता है कि इसके चांसेस होने के काफी बढ़ गए हैं। और जिसपे हमारा जो एनर्जी फंड है उसमें एक अच्छी अपसाइड निकल सकती है अगर ये क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि ओवर टाइम हम लोगों ने नोट किया कि जनरली खैर होता ही है कि स्टॉक्स जो हैं वो अर्निंग्स पे जब अर्निंग्स ग्रोथ रिकॉर्ड की जाती है किसी भी स्टॉक में, तो एक वो प्राइस परफॉर्मेंस वहां से आती है। अगर बहुत अच्छा डिविडेंड कोई कंपनी अनाउंस कर दे, वहां से आप देखेंगे कि एक स्पाइक नजर आता है स्टॉक प्राइसेस में। लेकिन जो एनर्जी कंपनीज हैं उसमें क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ पे आप देखोगे तो वो तो हर साल ही इंक्रीज हो रही है, लेकिन वो बहुत हद तक ट्रांसपायर नहीं कर रहे थे स्टॉक प्राइस में। उनका जो दारोमदार है वैल्यूएशंस का, उनका जो दारोमदार है ऑफ अपटिक इन स्टॉक प्राइस, वो कैश फ्लो पे होता है। फॉर द वेरी फैक्ट कि जब कैश फ्लो आएगा तो फिर ही मतलब अक्रूड बेस, क्योंकि जो इनकम स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूड बेसिस, राइट? तो अक्रूड बेसिस पे वो प्रॉफिटेबिलिटी नजर आती है हमें, लेकिन वो ट्रांसपायर नहीं करती एट द एंड ऑफ द डे। तो जब ये कैश इंजेक्ट करती है गवर्नमेंट, तो वो फिर हमें नजर आता है कि वो अब हैज बिकम ट्रिगर ओवर द पास्ट मेनी इयर्स। तो ये एक थीम हमें भी नजर आ रही है, जिसके बाद जो एनर्जी फंड है उसमें एक काफी अच्छी एंट्री पॉइंट हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए।
थैंक यू। और आपको क्या लग रहा है पॉलिटिकल फ्रंट पे, जैसे इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिफिकेशन दिया है कि नए सेंसस के मुताबिक हल्का बंदियां का प्रोसेस शुरू हो गया, तो इलेक्शन फरवरी मार्च में देख रहे हैं, और उस वक्त तक जी आपके जी ख्याल जी में जो बिल्कुल। तो न्यू न्यू फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन आपके ख्याल में क्या ये कैसा परफॉर्म करेंगे, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें तो इस पे कुछ जी कमेंट कर दो। जी तो बेसिकली जो पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 16 मेंबरान पे मुश्तमिल कैबिनेट अपॉइंट किए, जिसमें 3 एडवाइजर्स और 5 स्पेशल असिस्टेंट्स हैं। और एक्सपेक्टेड यही है कि जो नाम अनाउंस किए गए हैं वो, जो कि हमें लगता है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे शायद फोकस करें आने वाले दिनों में, और कंट्री को दे लीड टुवर्ड्स इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन बियॉन्ड द लिमिट ऑफ 90 डेज। और मतलब ये बियॉन्ड द लिमिट ऑफ 90 डेज जो है ये ईसीबी ने भी हाईलाइट किया है पिछले दिनों में। और दिस बिकॉज के न्यू कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है वो फाइनलाइज्ड एक्सपेक्टेड है कि हो जाएंगी बाय मिड ऑफ दिसंबर, जिसके बाद जो इलेक्शंस हैं दैट विल बी पुश बैक अंटिल फरवरी 2024। तो ये तो एक्सपेक्टेड है अभी आने वाले दिनों में। ओके, और मार्केट पे लेकिन क्या देख रहे मार्केट हैं? मार्केट जी। मार्केट के हवाले से प्रॉब्ली पॉजिटिव चीज ये है कि एक तो जो नाम सजेस्ट और पहले किए गए थे और फिर अनाउंस किए गए, वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब अब मैं जैसे फाइनेंस मिनिस्टर की बात करूं जो केयर टेकर हैं, तो वो बेसिकली फोकस करेंगे टुवर्ड्स इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, जो कि मार्केट के लिए काफी अच्छा फील हो सकता है आने वाले दिनों के लिए। और जस्ट टू रिमाइंड व्यूअर्स के जो इनकम्बेंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, शी इज आल्सो चेयरपर्सन ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एज वेल। आई थिंक उन्होंने वहां से रिजाइन नहीं किया अभी तक। जी वो देखना पड़ेगा कि अभी करंट अरेंजमेंट क्या है। सही। लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन है वो पॉजिटिव इसलिए प्रॉब्ली होगी क्योंकि नवंबर में एक्सपेक्टेड है कि आईएमएफ का एक और रिव्यू है। तो उसमें अगर ये केयर टेकर सेटअप ही रहता है, जो कि एक्सेसिव फिस्कल मेजर्स नहीं लेता इन द लीड अप टू इलेक्शंस, और एक मार्केट ड्रिवन एक्सचेंज रेट पे एडहर करता है, और प्रॉम्प्टली एड्रेस करता है जो एडजस्टमेंट्स इन रेगुलेटेड प्राइसेस और मॉनेटरी पॉलिसी को प्रूडेंटली सस्टेन करता है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो कि आईएमएफ ऑलरेडी कहता है कि जरूरी हैं टू मैनेज द इकोनॉमी। और एक्सपेक्टेड यही है कि ये तमाम लोग हैं जो कि इंश्योर करेंगे कि इन सब चीजों पे अमल दरामद हो। और IMF इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। तो इस सब पे हमें लगता है कि इट्स प्रॉब्ली अ गुड ओमेन टिल दिसंबर एटलीस्ट। ओके, चलें। और मार्केट, मेरे ख्याल है कुछ फॉरेन इन्फ्लोज हमने देखे हैं रिसेंट पास्ट में, बट करेंसी रियर भी थोड़ा ऊपर आया, तो आप क्या समझते हैं कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा? जी तो बेसिकली क्योंकि इनफैक्ट मैं आपको बिल्कुल बता दूं तो अब पिछले कुछ क्योंकि फ्लोज बेहतर हुए हैं फॉरेन साइड पे, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रोबेबली यहाँ से थोड़ी सी डिवैल्यूएशन होगी। लेकिन इस दौरान हुआ ये कि बैंक्स ने एलसीज क्लियर करना स्टार्ट किया है और पेमेंट्स करना स्टार्ट किए हैं, तो उसके बाद करेंसी पे थोड़ा सा प्रेशर रहा है। तो हमें लगता है कि जो मौजूदा ट्रेंड है वही प्रॉब्ली फॉलो करेगा, और इट रिमेन्स टू बी सीन कि ये कहाँ पे सेट होता है। ठीक, थैंक यू वेरी मच शऊर एंड अहमद। बाकी अपने व्यूअर्स को दोबारा थैंक ये यू। बताते चलें कि हमारे फ्लैगशिप फंड्स यूबीएल फाइनेंशियल सेक्टर फंड एंड अल-अमीन इस्लामिक एनर्जी फंड, दे आर वेल पॉइज्ड, जहाँ पे अच्छी डिविडेंड यील्ड के अलावा काफ़ी लो मल्टीपल्स पे इसके पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स अवेलेबल है। सो वी लुक फॉरवर्ड टू योर इन्वेस्टमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। अगले मंथ फिर इसी सेशन के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।